हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि सीटेट के साइंस ग्रुप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं, और वो भी साइंस ग्रुप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। ओके, और जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, वे लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर फ्री में उपलब्ध हैं। ठीक है, आप लोग टारगेट बॉटनी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सीडीपी के, साइंस के, मैथ के, हिंदी के, संस्कृत के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे और आप लोग जी भर के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और हम लोग आगे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। तो चलिए, ये साइंस ग्रुप वालों के लिए है भाई, ठीक है, और पेपर 2 वालों के लिए है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइंस ग्रुप का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है और वो भी पेपर 2 वालों के लिए है। चलिए देखते हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी डैश के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। नहीं भाई, फट नहीं जाती हैं। आगे देखते हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। नहीं भाई, आकार नहीं बदलता। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। नहीं भाई, ये भी नहीं सही है। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। ठीक है, खाद्य संरक्षण यानी खाने वाले पदार्थ का स्टोरेज करना या संरक्षण करना एक प्रक्रिया है जिससे उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सकता है। खाद्य संरक्षण की प्रक्रिया में आमतौर पर उस खाद्य पदार्थ को सुखाने, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग आदि कराने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण किया जाता है। अतः खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी इसलिए मिलाया जाता है कि उन खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन किया जा सके और उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मूल गोप यानी रूट कैप नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता भाई, बताइए? जलीय पौधों में नहीं पाया जाता, या फिर समोद्भिद मीजोफाइट में नहीं पाया जाता, या फिर लवणोद्भिद हेलोफाइट में नहीं पाया जाता, मरुस्थलीय पौधे या मरुद्भिद में, बताइए किस में नहीं पाया जाता भाई? रूट कैप किस में नहीं पाया जाता? जलीय पौधों में। ठीक है, यानी जलीय पौधे, जलोद्भिद किसे कहते हैं? जो पौधे जल में उगते हैं उन पौधों को जलोद्भिद पौधे कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। मूल गोप या रूट कैप जो है जलीय पौधों में नहीं पाया जाता। जलीय पौधे वह होते हैं जो जलीय पर्यावरण में होते हैं तथा इसका तना प्रायः लंबा और मुलायम होता है। इसकी जड़ें लंबी और पतली होती हैं। इनमें रूट कैप या मूल गोप नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा है भाई, पढ़ते हैं। देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। कौन कौन सी योजना बनाता है भाई, पढ़ते हैं। देखिए, सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना, या फिर विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना, या फिर
कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। बताइए भाई। शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है क्योंकि वह जानता है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलना है, या फिर वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है, या फिर कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहते हैं, या फिर वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्या हैं। अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार है क्या है भाई, बताइए। शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है, या फिर शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, या फिर सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं, या फिर उसके विषय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ओके, शिक्षक अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागमों का प्रयोग करना चाहती है, क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ना चाहती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बड़ा है भाई, पढ़ते हैं। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं, पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, बताइए। सांद्र HCl, या फिर सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, या फिर सांद्र HNO3, या फिर तनु HCl। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। ओके, यह धोखेबाज व्यक्ति सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का घोल प्रयोग करता है, जो एक अम्लराज है। ठीक है, ये जो धोखेबाज व्यक्ति है ना, वे सांद्र HCl और HNO3 का घोल का प्रयोग करता है, जो एक अम्लराज है, जिसमें एक भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl मिला हुआ है, जिसमें सोना काफ़ी विलेय होता है, जिससे उसकी चूड़ियों का सोना मिश्रण में घुल जाता है या पिघल जाता है और उसका भार कम हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे
मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? बताइए भाई। आपकी माँ विविधता पूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? या फिर क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? या फिर क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थ खाते हैं? या फिर उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें अपनी माँ या आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों का भोजन क्यों देती है? ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यदि एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है तो सबसे पहले उसे भोजन की क्या आवश्यकता है और क्यों ज़रूरी है तथा उनमें कौन से तत्व होते हैं यह बताना होगा। विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों से ही भोजन के विभिन्न तत्व, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज आदि मिलते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा और पोषण के लिए आवश्यक हैं। अतः शिक्षक का प्रश्न उचित रहेगा कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? बताइए। विघटन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या फिर विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का, या फिर संयोजन अभिक्रिया का? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का। ओके, जब एक लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है तथा लोहे की कील के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसका प्रमुख कारण है लौह कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। अतः लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है। अतः यह कॉपर भूरी परत के रूप में लोहे की कील पर जमा हो जाता है। ओके, देखिए रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अभिक्रिया होगा FeSO4 प्लस Cu प्रोडक्ट बनेगा। ओके, भूरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को अस्कंदित करके थक्का बना देती है, या फिर फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, या फिर फिटकरी एक पूर्तिरोधी है, या फिर फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फिटकरी रक्त को अस्कंदित करके थक्का बना देती है। ओके, फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई, साधारण फिटकरी का नाम है, एक मिनट,
क्या ही बताएं भाई, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए K2SO4 K2SO4 Al2 SO4 होल ट्वाइज, होल थ्राइज है, ट्वाइज नहीं है, थ्राइज है, क्यूब, ठीक है। होल थ्राइज 24 H2O, ओके, फिटकिरी का सूत्र है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। K2SO4 Al2 ब्रैकेट में SO4 होल थ्राइज 24 H2O, ओके। तथा फिटकिरी को पोटास एलम का, फिटकिरी का दूसरा नाम है पोटास एलम, ओके। पोटास एलम का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है, जिसके कारण घाव का रक्त स्राव रुक जाता है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, या फिर शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, या फिर भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, या फिर भोज्य पदार्थों की वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण की क्षमता। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, ठीक है। मनुष्य में पोषण विषय के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करने पर इस विषय से संबंधित विविध तथ्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। इसके अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं ही सत्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं? बताइए भाई, किसमें? वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, या फिर दोलन करता हुआ दोलक, या फिर सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, या फिर धीमी सड़क पर चलती हुई कार। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ओके। विस्थापन एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है, अतः सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण बराबर होंगे, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या भाई, ऊष्मा का सुचालक है, या फिर विद्युत का सुचालक है, या फिर विद्युत का कुचालक है, या फिर थर्मोप्लास्टिक है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 131, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत का कुचालक है, ओके। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जो फिनाल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और CFL, ठीक, CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई। एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छा है, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं, या फिर दोनों ही एक समान अच्छे हैं, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं, या फिर CFL बेहतर है यानी अधिक अच्छा है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एलईडी बेहतर है यानी अधिक अच्छा है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, और CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, या फिर थोड़े बीज सूखी रुई पर, या फिर बहुत सारे बीज गीली रुई पर। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, थोड़े बीज गीली रुई पर। ओके, थोड़े बीज गीली रुई पर रखने की सलाह देना भूल गया क्योंकि अगर रुई को गीला नहीं करेंगे तो बीज अंकुरित नहीं होंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। क्या है भाई मुख्य कारण? नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ऑक्सीजन है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रभाव है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत बढ़ाने का कार्य करती हैं। ग्रीन हाउस की गैसें कार्बन डाइऑक्साइड हैं जिसके कारण तापमान बढ़ता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्मोन एड्रेनलिन है। क्या है भाई? जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, या फिर लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, या फिर शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है, या फिर रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायक होता है या सहायता करता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो हार्मोन एड्रेनलिन तनाव के स्तर के
समंजन में शरीर की सहायता करता है, अर्थात संकट, क्रोध, आवेश आदि के समय हमारे शरीर को अधिकतम कुशलता में कार्य करने के लिए तैयार करता है। इन्हें लड़ो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बताइए भाई, बढ़ता है या फिर परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है या फिर घटता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बढ़ता है। ठीक है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है भाई? ग्लाइंडिंग संधि या फिर हिंज संधि या फिर सैंडल संधि या फिर धुराग्र संधि? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सैंडल संधि। ठीक, सैंडल संधि में बाल और सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं। इसमें एक से अधिक दिशा में गति संभव है। उदाहरण के तौर पर स्तनधारी में अंगूठे की मेटाकार्पल के बीच सैंडल संधि पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम, ठीक है, वन काटने के परिणाम पर एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? बताइए भाई। इस संप्रत्यय को समझाने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है या फिर ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें, या फिर संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए आईसीटी के प्रयोग की बात करती है, या फिर वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझाती है? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकते हैं और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। वैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर एवं इसके विभिन्न प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के अंतर्गत उपलब्ध एमएस पावर पॉइंट के जरिए पाठ की प्रस्तुति उपागम प्रस्तुत करना एक उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। क्या है भाई मुख्य उद्देश्य? बताइए। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना, या फिर व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना, या फिर उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना, या फिर सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए।
ऑप्शन नंबर डी सही है। सृजनात्मक और प्रायोगिक बोल रहे हैं, सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड है, क्या है भाई? प्रकृति में क्षारीय होते हैं, या फिर प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, या फिर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या फिर प्रकृति में अम्लीय होते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक या फिर इंग्रेडिएंट है, क्या है भाई? बताइए। MgCl2 है, CaCO3 है, या फिर Na2CO3 है, या फिर AlOH होल ट्वाइस है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, CaCO3। ठीक है। अति अम्लता के उपचार में मुख्यतः एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड का मुख्य संगठक कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 है, जबकि अन्य संगठक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यही है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम बाइकार्बोनेट भी मौजूद होते हैं। अतः अति अम्लता के उपचार में कैल्शियम कार्बोनेट का बहुलता से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है? भारी वस्तु में, ठीक, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, या फिर दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, या फिर दो वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं, या फिर हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 143 है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, या फिर जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, या फिर जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, जस्ता टिन से महंगा होता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ओके, जस्ता टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, अतः खाने के डिब्बों, ठीक है, खाने के डिब्बों की अंदरूनी सतहों पर टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं, पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
या फिर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है, या फिर हरे पौधे रात के समय शोषण नहीं करते। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। ओके, इसलिए मतलब दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है, इसलिए हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। बताइए भाई, जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, या फिर जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, या फिर पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 145, माफ करिएगा, उबासी आ रही भाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा में पाठ्यक्रम का भी भाग हो। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी। बताइए भाई किन गुणों के आधार पर करेगी। विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना, या फिर मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा, या फिर योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, या फिर भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला ... की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है भाई बताइए। अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस, या फिर अवतल दर्पण, या फिर अवतल लेंस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अवतल लेंस। पानी के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर वायु का बुलबुला
उत्तल लेंस की तरह तथा पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ओके, फिर से सुन लीजिए। पानी के ऊपर वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है, या फिर पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, या फिर वे नए रोग फैला सकते हैं, या फिर पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। पशु के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है पौधों की चालनी नलिका। ठीक है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता। क्या है समानता भाई, बताइए? हरित लवक की उपस्थिति, या फिर कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, या फिर हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति, या फिर केंद्रक की अनुपस्थिति। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, केंद्रक की अनुपस्थिति। ओके, पौधों की चालनी नलिका। ठीक है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं तथा स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रिका यानी न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है या फिर नहीं पाया जाता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, या फिर अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, या फिर अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी है, या फिर अम्ल का पानी, ठीक है, अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसलिए तनुकरण करते समय जल में अम्ल मिलाने की सलाह दी जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों, ये तो थे साइंस ग्रुप के सीटेट के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, वो भी 30 क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में कोई कंपटीशन नहीं है, सबको पास होना है। इसलिए सबका साथ सबका विकास, सब आप लोग अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।